लेक्चर में जो भी हमने किया था उसी कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है डिराक्स अल्फा एंड बीटा मैट्रिसेस। अल्फा एंड बीटा मैट्रिसेस टॉपिक को हम इनिशिएट करेंगे डिराक्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन से। टू कैरेक्टराइज डिराक्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन, जो कि हमने यहाँ लिख रखी है, आई एच क्रॉस सी अल्फा डॉट डेल प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेवर साई अपॉन डेवर टी। अगर इस इक्वेशन को कंप्लीटली कैरेक्टराइज करना है तो वी आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस अल्फास एंड बीटा कॉल्ड द डिराक मैट्रिसेस। जब तक आपको याद दिला दूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में हमने ये पॉसिबिलिटी खत्म कर दी थी ये कि नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स के रूप में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था, एंटी कम्यूटेशन रूल्स उसमें लागू होने चाहिए, ये बात थी। अब उसी कंटिन्यूएशन में आप ये समझ लीजिए कि ये बात सामने आ रही है कि ये आवश्यकता है कि इनको हम अल्फा और बीटा मैट्रिसेस के रूप में हम कंसीडर करें, जैसा कि डिराक ने स्वयं कंसीडर किया था। उन्होंने इनको अल्फा और बीटा मैट्रिसेस कहा था। हम उनके सम्मान में डिराक मैट्रिसेस भी बोलते हैं, जो बेसिकली अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड एंड बीटा है। क्या है ये जानने के लिए जो हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, और वी शैल मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज दीज मैट्रिसेस शुड सेटिस्फाई। अगर जो प्रॉपर्टी हम चाहते हैं उन प्रॉपर्टीज पे पहुंचना है तो क्या क्या बातें होनी चाहिए, हमने 4-5 पॉइंट इसमें कंसीडर करे हैं पॉइंट के फॉर्म में। पहली बात याद रखें, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड एंड बीटा शुड बी हर्मिशियन। हर्मिशियन क्यों होना चाहिए? इन ऑर्डर दैट द हैमिल्टोनियन एच इन इक्वेशन 1, जो हैमिल्टोनियन तो ये लिखा हुआ है एच साई इक्वल टू ई साई लिखा हुआ है, तो जो हैमिल्टोनियन एच है बी ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ये हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। इसके हर्मिशियन ऑपरेटर होने के लिए जरूरी है कि हमारी ये जो मैट्रिक्स जिनको डिराक मैट्रिसेस कहा गया है ये हर्मिशियन हो, ऐसा पॉइंट नंबर 1 हम देख सकते हैं। दूसरी बात, हमने ये प्रॉपर्टी भी ली थी, अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर प्लस अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। वी सी दैट the eigenvalues of all these 4 matrices should be plus minus 1। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बीएससी पार्ट 2 के हेडिंग के अंतर्गत बहुत जो बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं है, वो अगर बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देखें तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी, यानी क्वांटम मैकेनिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड दे रखे हैं। अब हम लोग 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर होने के लिए जरूरी है कि ये डिराक मैट्रिसेस हर्मिशियन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फ्रॉम दी एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस, जैसा कि प्रपोज किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, उसके एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स, और भी हैं लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ लिखना काफी है। इट फॉलोज दैट दी ट्रेस ऑफ ईच ऑफ दीज मैट्रिसेस वेनिसेस। फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि हर मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? जैसे अल्फा एक्स है, हम जानते हैं कि माइनस बीटा अल्फा एक्स बीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए बीटा इनवर्स इक्वल टू बीटा होगा।
एंड द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेस, ट्रेस की जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है उसको लगाएं, ट्रेस ए बी इक्वल टू माइनस ट्रेस ए बी इक्वल टू माइनस ट्रेस, सॉरी ट्रेस बी ए होना चाहिए, इसके लिए बी है ट्रेस अल्फा एक्स इक्वल टू ट्रेस, ये जो हमने बीटा अल्फा एक्स बीटा ऊपर लिया था उसको हमने लिखा इक्वल टू माइनस ट्रेस, ये बीटा बीटा मिला के बीटा स्क्वायर हुआ जो कि 1 होता है, तो माइनस ट्रेस अल्फा एक्स हुआ, फाइनली ट्रेस अल्फा एक्स इक्वल टू 0 हुआ। ये एक प्रॉपर्टी नंबर, जो एक तरीके से प्रॉपर्टीज को जानने हम बैठे हैं, जैसा कि हमने लिखा वी शैल मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज दिस मैट्रिसेस शुड सेटिस्फाई, क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करे बिना आप समझ सकते हैं। हम पॉइंट नंबर 4 और 5 दो और डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, जिसको मैं बोलूंगा लिखूंगा कम, जहां जरूरी होगा उतना ही लिखूंगा। Since the trace is defined as sum of all the eigenvalues of the number, ट्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है। Since the trace is defined as sum of all the eigenvalues, the number of positive and negative eigenvalues क्या होंगी, +1 और माइनस मस्ट बी इक्वल, ये दोनों मस्ट बी इक्वल, एंड द अल्फाज एंड बीटा मस्ट देयरफॉर बी इवन डायमेंशनल मैट्रिसेस। इनको कैंसिल होने के लिए जो एंटी कम्यूटेशन रूल्स हैं, इसके लिए जरूरी है कि अगर प्लस है और एक माइनस है और हमें कैंसिल करना है तो सारे का जो सम है, इनकी वैल्यू आपको पता ही है कि +1 या -1 होगी। आइगन वैल्यूज तो कैसी होनी चाहिए, इवन डायमेंशनल। अगर हम ऑड ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो प्लस माइनस इनका सम जो है 0 नहीं हो पाएगा। जो हम इवन डायमेंशनल लेंगे तभी ये इवन का मतलब 2 into 2 की मैट्रिक्स लें या 4 into 4 की लें, इस तरीके से हमें कंसीडर करनी होगी। ये पॉइंट कहा जा रहा है, सिंस द ट्रेस इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइगन वैल्यूज that is +1 and -1 must be equal, the alphas and beta must therefore be even dimensional matrices. The simplest even dimensional matrix is 2 into 2 matrix। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हम 2 into 2 मैट्रिक्स के रूप में अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड और बीटा को क्या हम कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज जो निकल के आई है कि जो भी मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो इवन डायमेंशनल होगी। सिंपलेस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो 2 into 2 की होनी चाहिए। अब उसको ट्राई करते हैं। हाउएवर आप पिछले जो सिलेबस है यूनिट्स में आपने पॉली स्पिन मैट्रिसेस को पढ़ा है, वो 2 into 2 मैट्रिक्स होती हैं। However, any 2 into 2 matrix can be expressed as a linear combination of the poly matrices। और पॉली मैट्रिसेस को आपने पहचाना हुआ है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। पॉली स्पिन मैट्रिसेस, ये मैं इसमें यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बड़ा होगा, इसलिए आपको ये मैं याद दिलाता हूं कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के रूप में जानी जाती हैं। और एक यूनिट मैट्रिक्स भी 2 into 2 की हम लोग यूज करते रहे हैं। ये 3 सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड एंड यूनिट मैट्रिक्स हम यूज करते हैं, वो आई 2 into 2 सिग्मा। इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। मैट्रिसेस सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये मैट्रिक्स आप सेटिस्फाई करते रहे हैं। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इक्वल टू आई सिग्मा जेड। ये मैंने जस्ट आपको रिमाइंड कराया। पहला ऑप्शन था 2 into 2 मैट्रिक्स का,
2x2 मैट्रिक्स के रूप में हम पॉली स्पिन मैट्रिसेस जानते हैं। ये एक रिलेशन उसमें होल्ड करता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड से संबंधित। टुगेदर विद द टू सिमिलर रिलेशंस ऑब्टेन्ड बाय परम्यूटिंग एक्स वाई जेड, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए फोर्थ मैट्रिक्स। इन तीन के अलावा चौथी मैट्रिक्स को नहीं सर्च करा जा सकता है, ना कर पाए लोग। कहने का मतलब है डिराक ने ये कंक्लूड किया कि ऐसी फोर्थ मैट्रिक्स विच एंटी कम्यूट्स विद ऑल द सिग्मास, जो सभी सिग्मास के साथ अगर एंटी कम्यूट कर जाती हो 2x2 मैट्रिक्स की, ऐसी नहीं पॉसिबिलिटी बन पाई। दस द टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ अल्फाज एंड बीटा इज नॉट पॉसिबल। कंक्लूड क्या हुआ कि 2x2 मैट्रिक्स नहीं पॉसिबल है। अब इसके बाद कौन सी बचती है, वो फोर्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। जो निकल के आती है उसी को हम लोग फिर फाइनलाइज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5 वो सेटिस्फाई करने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड और बीटा। The smallest dimension in which the alphas and beta can be realized is 4. In a particular explicit representation, the matrices are, जो प्रपोज करी हैं, अब यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। 0 सिग्मा एक्स 0, ये हुई आपकी अल्फा एक्स। इसी तरीके से अल्फा वाई जो होगी वो होगी 0 सिग्मा वाई 0। इसी तरीके से सिग्मा जेड जो बनेगी, इनको लर्न करना भी आसान है, 0 सिग्मा जेड 0। एंड बीटा, हमें बीटा भी चाहिए। बीटा को जो प्रपोज किया गया है I 0, ये ध्यान रहे कि ये सब प्लस प्लस लिए हुए हैं, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में हमने बीटा को यूनिट मैट्रिक्स माना हुआ है, यहाँ -I 0। इस तरीके से आप लर्न भी कर सकते हैं। वे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड और दी पॉली स्पिन मैट्रिसेस, जो हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ली हैं, वो हमारी जानी पहचानी पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं। एंड I इज दी, ये जो I है, जो हमने यहाँ पे I लिखा हुआ है, सॉरी मैंने लिखने में गलती करी है, 0 -I, ये तो I है, I इज दी 2x2 यूनिट मैट्रिक्स। जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है I, उसके बारे में जान लीजिए कि I इज दी 2x2 मैट्रिक्स। अब मैं एक पॉइंट और आपको क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो। देखने में अल्फा एक्स 2x2 डायमेंशन की लग रही है। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं 2 ही बताऊंगा, एक अल्फा एक्स और दूसरा बीटा बताऊंगा, ठीक है। अल्फा एक्स को अगर हम 4 डायमेंशन में अपने सही स्वरूप में लिखना चाहते हैं, तो ये जो 0 लिखा हुआ है उसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 0 0 0। इस 0 को भी लिखना पड़ेगा, बाद में हम लिखते हैं। पहले हम सिग्मा एक्स को लिखते हैं 0 1 1 0। जब आपने सिग्मा एक्स को पढ़ा होगा तो ये 0 1 1 0 होती होगी। जब हमने इसकी वैल्यू 2x2 में रखी तो इनको भी हमें एक्सपेंड करना पड़ा। तो इसी तरीके से फिर दोबारा लिखेंगे नीचे सिग्मा वाई को, सिग्मा एक्स को, तो 0 1 1 0, और ये जो 0 लिखा हुआ है इसको 0 0 0। जैसे हमने ये सिग्मा एक्स लिखा, यहाँ पे सिग्मा एक्स लिखा। इसी तरीके से जब आप सिग्मा वाई को लिखेंगे तो सिग्मा वाई की वैल्यू जो भी आपको मालूम है, पहले से पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ 0 है वहाँ 0 0 0 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे सिग्मा वाई की 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ सिग्मा वाई की। इन सिमिलर वे यू कैन अंडरस्टैंड फॉर सिग्मा जेड एज वेल। जहाँ तक यूनिट मैट्रिक्स की बात है, तो यूनिट मैट्रिक्स को भी हम लोग लिख के देख लेते हैं। आपने ये हमने अल्फा एक्स का जो एक्चुअल फॉर्म है 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में
उसको लिखा हुआ है। अब हम लोग बीटा और लिख लेते हैं। सिग्मा वाई कैसे आप एक्चुअल फॉर्म में जानेंगे ये बता दिया, सिग्मा जेड भी हमने बता दिया है। अब हम लोग जो बीटा है जो 0 आई करके लिखा था हमने, तो 0 0 0 यहाँ पे लगाएंगे हम, और आई की जगह लिखेंगे हम 1 0 0 -1। इसी तरीके से 1 0 0 -1 देन 0 0 0। इस तरीके से हम बीटा की 4x4 डायमेंशन वाली मैट्रिक्स को जो हम यूज करेंगे, माने ये अल्फा मैट्रिसेस हैं और ये बीटा है, इनको अब हमने पहचान लिया। पहचाना कैसे? इनकी जो डेरिवेशन के समय प्रॉपर्टीज और कंडीशंस हमको देखने में आई, उसी के आधार पर हमने डिसाइड किया है। फिर आगे चल के इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक नए टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है, प्लेन वेव सॉल्यूशन और फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन। डिराक इक्वेशन का प्रॉपर्टीज हमने आपको अल्फा बीटा मैट्रिसेस की बता दी हैं, इनकी प्रॉब्लम्स आपको बुक में दिखें, आप कर सकते हो। फ्री पार्टिकल टॉपिक चेंज करते हैं, पार्टिकल और प्लेन वेव सॉल्यूशन, प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन। हम डिराक इक्वेशन के प्लेन वेव सॉल्यूशन को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हर टॉपिक पीछे वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, यहाँ भी हम उसी से चलेंगे। सबसे पहली बात जो हम लिखने जा रहे हैं वो ये है, बताने जा रहे हैं कि सिंस अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंटेड बाय 4x4 मैट्रिक्स, जैसा कि अभी अभी जस्ट आपने जाना कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर रिप्रेजेंटेड बाय 4x4 मैट्रिसेस, तो जो वेव फंक्शन हम यूज करते थे डिराक इक्वेशन में दोबारा नहीं लिख रहा हूं, psi itself must be a column matrix of 4 order। psi के बारे में जो डिराक इक्वेशन में यूज हो रहा है, psi, चलिए यहाँ पे देते हैं, पोजीशन टाइम का फंक्शन है psi1 psi2 psi3 एंड psi4। इस रूप में हम psi को यूज करेंगे। चूंकि अल्फा बीटा 4x4 मैट्रिक्स है, द वेव फंक्शन psi itself must be a column matrix of 4 order। ये बहुत क्लियर हो गया। अब मैं यूजिंग इट इन द डिराक इक्वेशन, अब इसी चीज को हम डिराक इक्वेशन में यूज करेंगे। मैं इसको मिटाई दे रहा हूं, फिर डिराक इक्वेशन को एक बार लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी वे में इसको आप समझते हैं। इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। Using it in the Dirac equation with the explicit form of the matrices and wave function, we can write, पहले तो हम लोग डिराक इक्वेशन लिखते हैं, C अल्फा डॉट डेल लिखते हैं, तो प्रॉपर वे में C अल्फा x px प्लस C अल्फा y py प्लस C अल्फा जेड पी जेड हमने ओपन करके लिख दिया है, हर जगह हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई इक्वल टू ई साइन। ये हम लोग डिराक इक्वेशन को जानते हैं, दिस इज डिराक इक्वेशन। अब हम अगर अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड एंड बीटा मैट्रिक्स को जान गए हैं और साई को भी हमने कॉलम मैट्रिक्स के रूप में कंसीडर करना जान लिया है, तो इन्हीं को सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो यही इक्वेशन होगी। मुझे किनारे से लिखना पड़ेगा, CPX। अब हम लोग यहाँ पे अल्फा एक्स को मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 प्लस CPY इसी तरीके से लिखते हैं। अब क्योंकि हमने उस समय एग्जाम्पल में नहीं लिखा था, अब यहाँ पहचान लीजिए कि अल्फा वाई क्या लिखी है, 0 0 0 माइनस आई, 0 0
आई जीरो, जीरो माइनस आई, आई जीरो, ये हो गई आपकी सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई है और यहाँ पे जीरो 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 जो आपने पढ़ रखी है उसके आधार पर लिख दिया, प्लस सी पी जेड। अब इसमें हम लिखेंगे जीरो जीरो वन जीरो, ट्रिपल जीरो वन, सॉरी माइनस वन, क्योंकि ये वैल्यू सिग्मा जेड। अब वन जीरो जीरो माइनस वन, ये जीरो 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 जीरो, प्लस एम सी स्क्वायर, प्लस एम सी स्क्वायर के साथ जो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी हम लिखेंगे, वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन, जीरो माइनस वन, यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा जीरो 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 जीरो। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, जरा मैं बुक कंसल्ट करूँ क्योंकि लिखने में हमने गलती तो नहीं की है, गलती की है एम सी स्क्वायर के साथ, ये हमने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन, सॉरी वन जीरो जीरो वन, और यहाँ पे माइनस वन जीरो वन जीरो, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, ये है आई, ये माइनस आई हो गई, और यहाँ जीरो जीरो जीरो, ये हुआ। अब थोड़ा सा लिखने की जगह कम बची हुई है, इसी के साथ सटा के जब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो अब यहाँ पे ये तो पूरा हमने लिख दिया है, अब ये साई को हमें लिखना पड़ेगा, साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही माना जाएगा, इक्वल्स ई साई, जो ई साई लिखा हुआ है इसको सिंपली हम ई साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर, इस तरीके से जब हमने अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड और बीटा की वैल्यूज मैट्रिक्स के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करी तो यही डिराक इक्वेशन इस तरीके से अचीव हुआ। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहे हैं। पहला इक्वेशन हमारा वाई फंक्शन साई का कॉलम मैट्रिक्स के रूप में था, दूसरे में हमारी जो डिराक इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म में लिखी थी ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3 के रूप में हमने यूज किया हुआ है। अब अगर हम इसी को एक साथ कंबाइन करें, एक साथ कंबाइन करने पे क्या होगा, मैं इक्वेशन 3 यहाँ मिटाई दे रहा हूँ, यही ज्यादा अच्छा समझा जा सकता है, मैं इसीलिए लिख सकता हूँ। और जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे और आप मैट्रिक्स को जोड़ना ऑलरेडी जानते हैं तो चारों को इकट्ठा जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, एम सी स्क्वायर आ जाएगा पहला वाला जो हमने, क्योंकि इसमें 1 है और किसी में 1 नहीं है, एम सी स्क्वायर यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि सारे जो टर्म हैं 0 0 0, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पे आएगा सी पी जेड, और यहाँ पे आएगा सी पी एक्स माइनस आई पी वाई, टाइम बढ़े ना इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैथमेटिक्स आप जानते हैं, इतना मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आप अपने आप समझ सकते हो। यहाँ आएगा 0, यहाँ एम सी स्क्वायर, यहाँ सी पी एक्स प्लस आई पी वाई आएगा, और यहाँ पे माइनस सी पी जेड आएगा। तीसरी लाइन में सी पी जेड से सी पी एक्स माइनस आई पी वाई माइनस एम सी स्क्वायर 0, और फोर्थ लाइन और कर देते हैं, सी पी एक्स प्लस आई पी वाई पहला, दूसरा माइनस सी पी जेड, और तीसरा वाला आ जाएगा 0, और लास्ट आ जाएगा माइनस एम सी स्क्वायर, और यहाँ लगाएंगे साइन 1 साइन 2
साई 3 साई 4 और इक्वल टू ई साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 और इस तरीके से इक्वेशन नंबर आपकी जो बनेगी, इसको या तो इक्वेशन नंबर 3 कर लें, पहले वाले को हम हटा देते हैं, कोई इक्वेशन नंबर नहीं डालने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करके फाइनली जो इक्वेशन हमारे काम की निकली है वो ये निकली है, इसी को इक्वेशन नंबर 3 हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, केवल डिराक इक्वेशन लिखी है और इसमें अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड और बीटा को मैट्रिक्स के रूप में जो पहचाना था उसको सब्स्टिट्यूट किया है हमने, फिर उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से जो इक्वेशन मिली ये एक्चुअली है तो डिराक इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इसी के बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 साइमल्टेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, माने जो हमने ये इक्वेशन 3 अचीव करी है, ये इसकी 4 डायमेंशनल साइमल्टेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की, दैट आर होमोजेनियस एंड लीनियर इन साइज एज बिलो। तो इसे बना लेते हैं। तो ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, साई 1 के साथ ये है, तो mc² साई 1 बहुत आप सब दिख रहा है, इसी से इक्वेशंस के रूप में इसको हमें नोट करना है। प्लस क्योंकि इसमें 0 है तो साई 2 के साथ 0 साई 2 आएगा, प्लस CPZ है इस यहाँ पे, प्लस CPZ साई 3 आ जाएगा और इसमें CPX माइनस IPY ब्रैकेट के अंदर ये साई 4 आ जाएगा इक्वल टू E साई 1। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट, पहला टर्म 0 है तो 0 साई 1, यहाँ पे प्लस CPX माइनस IPY, ये जो दिख रहा है वही हमें नोट करना है, साई 2 सॉरी कुछ लग रहा गलती हुई है, 0 ये साई 3 है और यहाँ पे mc² साई 1 साई 2 आएगा प्लस CPX माइनस IPY और ये जो है लास्ट में CPZ माइनस CPZ है, यहाँ पे CPZ साई 4 इक्वल टू E साई 2। आप यहाँ पे CPZ साई 1 प्लस CPX माइनस IPY साई 2 माइनस mc² साई 3, यहाँ पे 0 आएगा E साई 3। ऐसे ही लास्ट जो इक्वेशन है CPX प्लस IPY दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से हम उठा ले रहे हैं, दूसरे वाले में माइनस CPZ साई 2, तीसरे वाले में 0 है और चौथे वाले में माइनस mc² साई 1 है इक्वल टू E साई 4। ये 4 इक्वेशंस बनी और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है। फ्रॉम द एबव ये 4 इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशंस का जो डिराक से जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हमने बनाई हैं, तो इससे जो सॉल्यूशन कंसीडर किया डिराक ने, जिससे सब लोग सहमत हैं, हमें भी सहमत होना पड़ेगा। उन्होंने फ्रॉम द एबव वी कैन कंसीडर द प्लेन वेव सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म, जो प्लेन वेव सॉल्यूशन हमने ऊपर हेडिंग डाला है वो इस रूप से कंसीडर किया जा सकता है, साई RT इक्वल टू UJ, ध्यान रहे एक्सपोनेंशियल वेव का इक्वेशन तो यही होता ही है, हर जगह यही सॉल्यूशन लिया जाएगा, K.R माइनस ओमेगा T
जहां पे जे की वैल्यू एक नहीं है, क्योंकि 4 इक्वेशन है 1 2 3 एंड 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसी को हमें करना है। जो यूजे हमने लिया है वेयर यूजे आर नंबर्स, वेयर यूजे आर नंबर्स, ये नंबर्स हैं सिर्फ, ये कंसीडर करते हैं नंबर्स। ये जो सॉल्यूशंस हमने कंसीडर किए हैं ये इक्वेशन में जरूर लिखे हैं, इसमें यूजे लिखा हुआ है, जहाँ जे की वैल्यू 1 2 3 4 है, यानी कि 4 आप जे की इक्वल टू 1 लिखेंगे तो पहला सॉल्यूशन होगा साई 1 के हिसाब से, और साई जे यहाँ भी ध्यान रखें, और जे इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारी दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जो हमने एज्यूम किया है। अगर जे इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 3 के हिसाब से होगा, 4 रखेंगे तो 4 के हिसाब से है। These solutions 5 are the eigen functions of energy operator E and momentum operator Px, Py, Pj with eigen values जो E और P की होती है, ये वेल नोन है, हमेशा रटी होंगी। E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा होता है, P इक्वल टू एच क्रॉस के होता है। On substitution of 5 in 4, इस 5 का इस सॉल्यूशन को अब जैसे 1 वाला हम निकाल के यहाँ जहाँ साई 1 आएगा यहाँ साई 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 वाले को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 वाले को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 वाले को 4 में करेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट बिलो सेट ऑफ, ये भी हम बहुत डिटेल में करके नहीं दिखाएंगे, बिलो सेट ऑफ algebraic equations of uses where h cross omega and h cross k are now numbers that are the eigen values of operators E and P। अब रख के जो हमें इक्वेशन मिलेगी इन्हीं से, जगह नहीं है, छोटा बोर्ड है तो हमको मिटा के ही लिखना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन का ध्यान रखिएगा, यही सॉल्यूशन निकल के आना है। जब हमारा यूजे निकल आएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन प्लेन वेव सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो आइगन वैल्यूज हैं ये जब हम इकट्ठा रखेंगे, जो साई का साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकल के आएगा E माइनस एम सी स्क्वायर। ई को भी हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से निकाल के इसके साथ मिक्सअप कर दिया है। ई साई 1 को हम ले आए यहाँ पे साई 1 के साथ, ये हमने लिखा साई 1, सॉरी साई तो हमने कॉमन निकाल के काट दिया, u1 प्लस 0 u2, क्योंकि साई को तो हमने हटा दिया है, साई 1 की जगह u1 के टर्म में उसका सॉल्यूशन लिख दिया है, साई 2 की जगह भी u2 के टर्म्स में हमने लिख दिया है। तो ये u1 u2 u3 u4 के टर्म्स में आएगी, यहाँ 0 था 0 u2 आया, माइनस सी पी जेड u3 माइनस सी पी एक्स माइनस आई पी आई u4 इक्वल टू यहाँ 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको ई को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के साथ मिक्सअप कर दिया है। इसी तरीके से 0 u1 प्लस ई माइनस एम सी स्क्वायर u2 माइनस सी पी एक्स माइनस आई पी वाई u3 प्लस सी पी जेड u4 इक्वल टू 0। ये हो गई ए, ये हो गई बी। इसी तरीके से सी और डी आएंगी, माइनस सी पी जेड u1 माइनस सी पी एक्स माइनस आई पी वाई। ये देख रहे हैं ई माइनस एम सी स्क्वायर एक टर्म यहाँ भी आया है, इसमें भी आया है, सी पी एक्स माइनस आई पी वाई u2, यहाँ थर्ड वाला आएगा ई प्लस एम सी स्क्वायर u3, ये u1 के साथ था, ये u2 के साथ था, और लेकिन अब यहाँ प्लस एम सी स्क्वायर हो गया, u3 प्लस 0 u4 इक्वल टू 0, ये सी हो गई, और ये वाली हो गई माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई
U1 प्लस CPZ U2 प्लस 0 U3 प्लस E प्लस MC स्क्वायर U4 इक्वल टू 0 D। ये इक्वेशन नंबर हम 6 मान सकते हैं। इसको बस देखना है। इट इज ए सेट ऑफ 4 डायमेंशन 4 होमोजेनियस इक्वेशंस। ये एक सेट है 4 इक्वेशन का। इट इज ए सेट ऑफ 4 होमोजेनियस इक्वेशंस इन U1 U2 U3 एंड U4 फॉर ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन के लिए वी शुड हैव डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स एज 0। जो कोफिशिएंट्स हैं U1 U2 U3 U4 के, इनका डिटरमिनेंट जो है 0 होना चाहिए इसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए। तो डिटरमिनेंट का मतलब यहाँ पे E माइनस MC स्क्वायर, यहाँ 0 है, यहाँ CPZ है, यहाँ माइनस C PX माइनस IPY है, दूसरी लाइन में 0 है, E माइनस MC स्क्वायर है, माइनस C PX माइनस IPY है, प्लस IPY है, इसमें CPZ है, तीसरे में माइनस CPZ यहाँ पे है, माइनस C PX माइनस IPY है, और यहाँ पे है E प्लस MC स्क्वायर और 0 है, माइनस C PX प्लस IPY। क्रमशः देखिए PX माइनस IPY, यहाँ PX प्लस IPY, यहाँ PX माइनस IPY, यहाँ PX प्लस IPY। रखने के लिए मैं बता रहा हूँ CPZ 0, यहाँ E प्लस MC स्क्वायर। जो कोफिशिएंट्स हैं अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 में E माइनस MC स्क्वायर है और 2 में E प्लस MC स्क्वायर है। जब इस डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करेंगे हम, तो एवेल्युएशन के बाद जो निकल के आएगा वो बहुत सिंपल होगा। मैं समझता हूँ इसको मिटा दिया जाए इन इक्वेशंस को, और आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या निकलता है। इसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है वो ये आएगा, E स्क्वायर माइनस M स्क्वायर C टू द पावर 4 माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिस्कशन सुन लीजिए ताकि कम से कम लिखना पड़े। इस जो इक्वेशन पहले हमने 7 लिखी थी, डिटर्मिनेंट 7 से वी गेट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द मोमेंटम। हालांकि ये आप पहले से जानते थे, लेकिन इस तरीके से भी निकल के आया है। Explicit solutions can be obtained for any momentum P by choosing a sign of energy E। चूंकि जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो E इक्वल टू इसका सॉल्यूशन निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C टू द पावर 4। अब हम एक बार लेंगे E प्लस के रूप में, वो होगा अंडर रूट C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C टू द पावर 4। एक बार हम E लेंगे E माइनस के रूप में, तो ये आएगा जाके माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C टू द पावर 4। ये हमें यूज करना है E प्लस और E माइनस। तो अब मैं पढ़ के सुनाता हूं जो मैंने लिखा हुआ है इसमें। टेकिंग E इक्वल टू E प्लस, पहले हम लोग पहले पार्ट में हम E को E प्लस लेते हैं, आएगा ये हमने बता दिया। टेकिंग E इक्वल टू E प्लस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा। टेकिंग E इक्वल टू E प्लस इक्वल टू दिस, वी फाइंड दैट आउट ऑफ 4 इक्वेशंस, जो 4 इक्वेशंस थी, ओनली 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें 2 केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट निकलेंगी जब हम ये कंसीडर करेंगे। thus we can solve these only for 2 of, आपके सामने U1 U2 U3 U4 है। इनमें से हम किन्हीं 2 को लेना होगा। एक बार हम U1 U2 को लेंगे, एक बार हम
अगर हमने u1 u2 ले लिया तो इन टर्म्स ऑफ दिस, इसको लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ दिस। Thus we can solve these only for two of u1 u3 u4 in terms of other two, जबकि जो है ये हमने जो चॉइस ली है विच इज आर्बिट्रेरी, ये हमारी चॉइस आर्बिट्रेरी हमने लिया है। कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस हमने क्या किया, टेकिंग, सबसे पहले लेते हैं u1 को हमने 1 मान लिया है, u2 को 0 ले लिया है। जब हम इसमें सॉल्व करेंगे उन्हीं इक्वेशन से u3 की वैल्यू निकल के आएगी CPZ अपॉन E प्लस, क्योंकि प्लस हम लेके चल रहे हैं, प्लस MC², और u4 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी CPX प्लस IPY अपॉन E प्लस, ये डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही चीज निकलेगी जब सॉल्व करेंगे आप, प्लस MC², ये निकल के आएगी। और दूसरी चॉइस हम ये और ले सकते हैं, पहली चॉइस में तो हमने ये ले लिया, दूसरी चॉइस में अगर हम इफ वी टेक u1 इक्वल टू 0, u3 इक्वल टू 0, u3 इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू 0, माने हमने उलट दिया, u1 को 1 तो u2 को 0 लिया, अब हम u1 को 0 ले लें और u2 को 1 ले लें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में u3 आएगा CPX माइनस IPY, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, लंबा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है वो आप कर सकते हो। इसी तरीके से u4 जो निकल के आएगा वो होगा माइनस CPZ E प्लस MC²। जो ये सॉल्यूशंस आए हैं इनको 9 और इसको हम 10 मान सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और पढ़ के सुनाता हूं। सॉल्यूशंस 9 and 10 फॉर्म्स ए कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो इक्वेशन 9 और 10 है ये कंप्लीट सॉल्यूशंस बनाते हैं। एज ए लीनियर एनर्जी एंड other solutions for positive energy can be expressed as a linear combination of these solutions। अगर दूसरे निकालते हैं, कोई हम और वैल्यूज लेते हैं तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ बन जाएंगे। ये तो हमने करके थोड़ा बहुत दिखाया है। दूसरी जो चॉइस है E इक्वल टू E माइनस वाली, उस चॉइस को अगर हम लेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए नेगेटिव एनर्जी E के लिए सॉल्यूशंस विच आर कन्वीनियंटली रिटन एज बिलो, मैं सीधे ही लिख रहा हूं। E माइनस के लिए जो हमने ये लिखी है 9 और 10, अब हम आगे E इक्वल टू E माइनस के लिए हम चॉइसेस u1 और u2 की ली थी, अब निगेटिव वाले के लिए हम u3 और u4 को लेंगे, u1 और u2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, u1 जो निकल के आएगा वो CPZ और उन्हीं 4 इक्वेशन से आएगा, ये ध्यान रखें, E माइनस MC², u2 जो निकल के आएगा CPX प्लस IPY E माइनस MC², जब आपने u3 को 1 लिया होगा और u4 को आपने 0 लिया होगा। इसी तरीके से u1 की वैल्यू CPX माइनस IPY अपॉन E माइनस MC² और u2 की वैल्यू जो आएगी माइनस CPZ अपॉन E माइनस MC²। u3 को जब आपने 0 लिया होगा और u4 को जब आपने 1 लिया होगा, तब ये सॉल्व होकर u1 u2 की वैल्यू निकलेंगी। जब आपने u3 u4 को 1 और 0 लिया होगा तब u1 u2 की ये वैल्यूज आएंगी। ये हम 11A और
क्षय होने वाला है। अब इन्हीं को चार जो हम लोगों ने निकाले हैं इनको हम इकट्ठा करेंगे तो 10, मैं इसको मिटाता हूं, 10 फॉर दी 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अब फाइनली हुए क्या, जो हुए हैं वो मैं लिखने जा रहा हूं। इसमें हम U1 को मैं ऊपर सफिक्स में ब्रैकेट में दिखाते हैं और ये मोमेंटम को हमने कंसीडर किया हुआ है, फंक्शन है, इक्वल टू जो निकल के आएगा वो ये आएगा 1 0 CPZ CPX प्लस IPY अपॉन E प्लस MC स्क्वायर, ये निकल के आएगा। सिमिलरली U2 जो निकल के आएगा, दूसरी जो चॉइस ली थी 9 10 जो लिया था हमने, इसमें हमने 1 0 लिया था, इसमें 0 1 लिया था, हम लोगों ने 0 1 और उसके बाद CPX प्लस IPY अपॉन E प्लस MC स्क्वायर और लास्ट वाली हो जाएगी CPZ अपॉन E प्लस MC स्क्वायर। इस तरीके से आपने U1 और U2 इस स्टाइल में लिखे जाते हैं। अब जो दूसरी चॉइसेस जो सामने दिख रही हैं इनको कंसीडर करके अगर हम बनाएंगे तो इसमें थोड़ा नोटेशन हम फर्क कर देंगे। U की जगह पे हम V नोटेशन दे रहे हैं इन चारों को इकट्ठा लिखने के लिए। V1P वो चारों चॉइस एक साथ इस तरीके से लिखाई जाएंगी। CPZ क्योंकि ये हमने U1 निकाला था अपॉन ये माइनस वाले में है E माइनस MC स्क्वायर, यहाँ CPX प्लस IPY अपॉन E माइनस MC स्क्वायर और यहाँ 1 0। सिमिलरली V2P हो जाएगा CPX माइनस IPY E माइनस MC स्क्वायर और यहाँ माइनस CPZ अपॉन E माइनस MC स्क्वायर और ये 0 1। जब हमने ये ले लिए थे 1 0 तब ये वैल्यूज निकल के आई थी, जब 0 1 लिया था तो ये वैल्यूज निकल के आई थी। ये जो हमने लिखे हैं U1 U2 V1 V2, ये जो हमने लिखे हुए हैं एज एवर आर नोन एज डिराक स्पाइनर्स, आर नोन एज। कभी कभी ये एग्जाम में पूछे भी गए थे कि डिराक स्पाइनर्स क्या होते हैं, तो यहीं पे आपका काम खत्म हो जाए। स्पाइनर्स ये एक्चुअली स्पिन प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हैं, जिसको अभी हम लोग समराइज करेंगे। 5 मिनट के अंदर सब कुछ समराइज हो जाएगा। ये डिराक स्पाइनर्स के नाम पे जाने जाते हैं। अब इसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब मैं इनको मिटाई दे रहा हूं, लिखने के लिए जगह चाहिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 URP हम 1 2 जो लिए हैं हमने R में लिख दिया, जहां पे R इक्वल टू 1 2 है। R दी पोजीशन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। इनको जो U1 और U2 कहा, इनको कहा जाता है पॉजिटिव एनर्जी स्पाइनर्स। With R12 are the positive spinors that describe respectively the particles with spin up and spin down.
डिस्क्राइब्स विद स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, ठीक है, स्पिन डाउन। कहने का मतलब है कि अगर यू जो 1 है वो स्पिन अप के लिए है 1 और 2 हो जाएगा स्पिन डाउन के लिए। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से दूसरा हम लिख सकते हैं, जो VR हमने V1 V2 लिखे हैं, जहां पर R की वैल्यू हम 1 2 रखेंगे। ये हम सिमिलरली समझ सकते हैं R इक्वल टू 1 2 R, मैं लिख नहीं रहा हूं, जहां पॉजिटिव लिखा है वो नेगेटिव एनर्जी स्पाइनर्स हो जाएगा। यहाँ पे VR with R12 R the negative energy spinors और स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, यानी कि V1 जो होगा वो स्पिन अप के लिए होगा और V2 जो होगा स्पिन डाउन के लिए होगा। इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं कि सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इज दिस गिवन फ्रॉम द इक्वेशन, जो भी हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी थी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। डिराक स्पाइनर्स जब आपने यूजे लिखा था तो डिराक इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, अब आपका फिनिशिंग टच हो गया, आ गया है पार्टिकल is thus given from equation 5. The Dirac spinors multiplied by uses की वैल्यू u1 u2 v1 v2 आई है, multiplied by एक्सपोनेंशियल I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ये आप इसको समझ सकते हैं, k डॉट r माइनस ओमेगा टी, यही इसका सॉल्यूशन है। डिराक स्पाइनर जो सॉल्यूशन है वो डिराक स्पाइनर्स मल्टीप्लाइड बाई I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। आपने सॉल्यूशन क्या कंसीडर किया था, ये आप अच्छे से तरीके से साई जे आर टी इक्वल टू यूजे लिखा था, यूजे की जगह डिराक स्पाइनर्स हो जाएगा, यही प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा। एक बात और फाइनली 1 मिनट में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जब सब कुछ कर ही चुके हैं तो एक छोटी सी बात और हम लोग कर लेते हैं। इन दी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ये क्या होगा, क्योंकि हमेशा बात होती है कि जब रिलेटिविटी को जो जनरल इक्वेशन हम जो है अचीव करिए अगर मानते हैं तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वो क्या होगा ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ c इंटू टी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा mc² की तुलना में। ऐसी स्थिति में जो E प्लस है E माइनस के बराबर होगा, माइनस E माइनस के, और इसकी वैल्यू जो है सीधे सीधे mc² के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको ने ये कहा है रूट ऑफ p² c² प्लस m² c⁴। जब ये mc² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके तुलना में pc जो लिखी हुई है बहुत निग्लेजिबल है, तो सीधा रूट ऑफ ये बचेगा, यानी कि E इक्वल टू mc² हो जाएगा, जिसको हमने प्रॉपरली इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसी लिमिटिंग केस में अगर हम पार्टिकल को रेस्ट में मान लें, एक पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ऐसी स्थिति में P इक्वल टू सीधे सीधे 0 ही हो जाएगा। तो इसका जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जो बनेगा वो मैं एक बार फाइनली लिख दूं और यहीं पे आज हम खत्म करेंगे। जो U1 निकल के आएगा, पहले यहां पे हम एनर्जी लिखते हैं, U1
क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए है तो सीधा सीधा हम पहले लिखते हैं प्लस mc² जब हमने लिया है, क्योंकि p को हम 0 कर चुके हैं तो ये निकल के आएगा u1 की वैल्यू 1 और सारे जो टर्म लिखे थे वो सब 0 0 0 हो गए। सिमिलरली u2 हो जाएगा ये प्लस